हम लोगों ने गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ना आरंभ किया था। मैंने आपको बताया था कि गुप्ता साम्राज्य का प्राचीन भारत के इतिहास में कई एंगल से उसकी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। वो साहित्य के एतबार से, आर्थिक एतबार से, सांस्कृतिक एतबार से और राजनीतिक हर कसौटी पर जब हम परखते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त सम्राट जो थे उन्होंने, उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने बड़े लंबे गैप के बाद उत्तरी भारत को फिर एक राजनीतिक एकता प्रदान की थी। हमने उसके आरंभ से लेकर और घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ा था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। क्रोनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी आदमी को याद रहना चाहिए कि इसके बाद कौन हुआ। कभी कभी अगर बैच करने वाले कि सिविल सर्विसेज में इतना हल्का नहीं पूछते हैं, क्रोनोलॉजी नहीं पूछते, लेकिन बहुत सारे वाकयात को, घटनाओं को मैच करने के लिए क्रोनोलॉजी की इम्पोर्टेंस होती है। तो क्रोनोलॉजी को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके लिए हमारे पास 3 पीरियड मिले तो 2 थे, लेकिन हमने उसे 3 कर लिया, इसलिए कि 2 पीरियड आपने एक्स्ट्रा वहाँ पढ़ लिए थे। तो फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में आज मैं आपको इसको इनका जो राजनीतिक है और थोड़ा सा सामाजिक है वो आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो लास्ट वाला होगा हमारा थर्ड, उसमें जितना साहित्यिक, सांस्कृतिक, क्योंकि गुप्ता की जो इम्पोर्टेंस है वो उस काल में जो साइंस और साहित्य का जो विकास हुआ है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसकी तुलना हम किसी भी दूसरे पीरियड से अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने में एक अलग है, एक अद्भुत उस काल का अपना महत्व, उसका महत्व है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने और इसमें देखी है, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने पुराने देखे थे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे मिले गुप्ताओं के बारे में वो या तो उनके साहित्य के ऊपर थे या जो डिफरेंट अभिलेख होते हैं उनके ऊपर थे। तो आप लोग भी थोड़ा सा साहित्य को पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए उसके लिए पूरा पीरियड रखा है, तो उनके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा, उनको और आप ज़रूर थोड़ा सा तैयार कीजिएगा। हमने समुद्रगुप्त ये सब तो पढ़ लिए थे, चंद्रगुप्त सेकंड भी पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा कुमारगुप्त का पीरियड है, तो जनवरी 415 से कुमारगुप्ता की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे गुप्ता साम्राज्य में, ये सम्राटों में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसी के प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के प्राप्त हुए। 18 अभिलेख हैं जो इसके प्राप्त हैं। उन अभिलेखों को उनकी कुछ कुछ घटनाओं की इंपॉर्टेंस के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन देखे मैंने उसमें अभिलेख और साहित्य इन्हीं पर बहुत क्वेश्चन है कंडीशंस के अंदर। जैसे इलाहाबाद का क्षेत्र गढ़वा, वहां से हमें 3 शिलालेख प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बिलसत अभिलेख है जो एटा से, बिलसत, इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि इसमें जो वो है उनकी डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि वंशावली। गुप्त जो है वो वंशावली जो है डायनेस्टी के बारे में बिलसत अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। इसके अलावा मंदसौर, जो प्राचीन मालवा का क्षेत्र है, प्राचीन मालवा, जहां से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो करमदंड अभिलेख कहलाता है। करमदंगा अभिलेख ये अपनी यूपी का है, फैजाबाद। करमदंगा अभिलेख
फैजाबाद यूपी से। ये एक चतुर्मुखी शिवलिंग के निचले भाग पर उत्कीर्ण है। ये क्वेश्चन में भी पूछा भी गया था, अभी हाल ही किसी क्वेश्चन में इसके बारे में क्वेश्चन आया था, क्रंदनडा अभिलेख के बारे में। ये फैजाबाद यूपी के। इसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो है मानकुंवर इलाहाबाद के पास। मानकुंवर अभिलेख, ये भी इलाहाबाद। ये इसके बारे में इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग पर उत्कीर्ण है। इसको ब्रैकेट में लिखिए तो बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इलाहाबाद का मानकुंवर अभिलेख, वो इलाहाबाद के गढ़वा के 3 अभिलेख थे, शिलालेख थे, वो शिलालेख थे। ये मानकुंवर अभिलेख है इलाहाबाद का, और ये बुद्ध की प्रतिमा के निचले भाग पर उत्कीर्ण किया गया है। एक मथुरा से भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, बल्कि मथुरा से, इसे याद रखिएगा, मथुरा से 3 लेख प्राप्त हुए हैं, जो एक बुद्ध की प्रतिमा से, एक जैन की प्रतिमा से, और एक खंडित प्रतिमा है। खंडित मथुरा के 3 अभिलेख हैं, जो एक बुद्ध की मूर्ति, एक जैन की मूर्ति और एक खंडित मूर्ति है, उसके अभिलेख नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज आप लिख सकते हैं, जो क्रंदनडा का अभिलेख है ना, इसकी स्थापना क्रंदनडा वाला का है, इसको हमने बोला ना कि इंपॉर्टेंट है ये, इसकी स्थापना हरिसेन ने की थी। हाँ, नहीं सॉरी, हरिसेन तो उसका था, पृथ्वी सेन। हरिसेन ही पृथ्वी सेन, हरिसेन तो उसके साथ है, प्रयाग प्रशस्ति वाला है हरिसेन, ये पृथ्वी सेन है, दोनों में पृथ्वी सेन ने की थी इसकी स्थापना। और ये जो इसका है अभिलेख में, क्रंदनडा का अभिलेख पृथ्वी सेन ने किया था। और मानकुंवर जो है, इस अभिलेख के बारे में भी आप लिखिए, इसलिए कि एक बुद्ध भिक्षु था, उसने इसकी स्थापना की थी। बुद्ध भिक्षु, उसका नाम भी बल्कि है मित्र या मित्रा करके नाम मिलता है। बुद्ध भिक्षु, भिक्षु तो जानते हैं ना, भिक्षु वो धर्म का पंडित क्यों कहेंगे, मौलवी बुद्धों का। वो एक्चुअली वो भिक्षु जो होते थे वो संन्यास ले लेते थे, वो जीवन से उनसे कोई मतलब नहीं होता, भीख मांगकर ही उनका। और हम पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। तो ये बुद्ध भिक्षु था, उसने इसकी स्थापना की। किसने? मानकुंवर का अभिलेख। उसका नाम मित्र करके मिलता है, मित्र या मित्रा या मित्रा करके, मित्र से याद रखिए, उसको आपको आसानी रहेगी। मानकुंवर अभिलेख जो है, मानकुंवर अभिलेख इलाहाबाद वाला, इसकी स्थापना बुद्ध भिक्षु ने की थी। ये इसी रहा है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो दोबारा पूछ लेते हैं इनके बारे में, इनकी स्थापना के बारे में। अरे कहाँ? मंदसौर का भी लिखा, वो है प्राचीन मालवा, उसके ब्रैकेट में लिखा था मैंने, प्राचीन मालवा। प्राचीन मालवा किसी जो मध्य प्रदेश के आसपास का जो सबसे पहला वाला तो बोलते हैं बिलसद अभिलेख। हाँ, बिलसद ये एटा यूपी का है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें गुप्तों की क्रोनोलॉजी, उनकी वंशावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक इससे पता चलती है। इसलिए मथुरा के 3 अभिलेख किया गया। उसके अलावा एक ग्वालियर से हमें अभिलेख मिला है जो तुमैन का अभिलेख कहलाता है। तुमैन ग्वालियर का। इस अभिलेख की विशेषता है कि इसमें कुमार गुप्ता की प्रशंसा की गई है और उसके लिए एक सेंटेंस लिखा गया है जो अक्सर पूछते हैं वो कि उसको क्या कहते हैं उसको, शरतकालीन के सूर्य की भांति उसको कहा गया। शरतकालीन सूर्य की क्या विशेषता है?
स्टूडेंट जिसकी आंच अच्छी लगती है, फ्रेश अच्छी लगती है, वो उससे उसकी किसकी किसकी की गई कंपैरिजन किससे किया गया है? कुमारगुप्त, इस डोमेन के अभिलेख। इसके अलावा बंगाल से हमें 3 अभिलेख मिले हैं। बंगाल से इनकी विशेषता ये कि कुमारगुप्त पहला गुप्त सम्राट है, ये यहाँ बात लिखिएगा, जिसके कोई अभिलेख बंगाल में मिला है। कुमारगुप्त से पहले किसी भी सम्राट का अभिलेख बंगाल में कुमारगुप्त का नहीं मिला। जी 3 मिले सर, 3 है। हाँ, बंगाल में 3 है। बंगाल में 3 है, तीनों को अलग अलग भी आप चाहे लिख सकते हैं। एक धंधे ताम, धंधे ताम्रपत्र भी ले गए। दूसरा दामोदर ये भी ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र भी ले गए। और तीसरा है वैग्राम ताम्रपत्र, वैग्राम ताम्रपत्र। ये जो वैग्राम का ताम्रपत्र है, इसके आगे आप चाहें तो आपसे लिख सकते हैं कि इसमें कुमारगुप्त के लिए वो शब्द यूज किए गए कि मैंने शायद कुछ पहले परम भट्टारा को महाराज अधिराज, परम भट्टारा को महाराज अधिराज के शब्द किसमें? वैग्राम के ताम्रपत्र में यूज किए गए हैं कुमारगुप्त के लिए। है? हाँ, हम कुमारगुप्त फर्स्ट ही को तो पढ़ रहे हैं। मैंने ऊपर सबसे पहले कुमारगुप्त ही लिखा था। ये जो कुछ अभिलेख है, देखिए कुमारगुप्त के बारे में सबसे पहली चीज बताई थी कि सबसे ज्यादा गुप्ताओं में अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। ऑलमोस्ट 18 अभिलेख के बारे में जानकारी, कुछ लोग इसके ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन 18 पे ऑथेंटिक है। तो ये जितने अभिलेख हैं, किसके अभिलेख हैं? ये सब कुमारगुप्त के हैं। उसके कुमारगुप्त का अर्थ ये हुआ कि उसके काल में है, और ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि जिसके काल में होते हैं उसके आदेश थे या उसकी परमिशन के बाद ही, यानी अगर उसने आदेश दे दिया तब भी उसकी परमिशन उसमें शामिल थी। ये बात क्या थी? आदेश और परमिशन में अंतर होता है। एक होता है कि मैं खुद लिखवा रहा हूँ, और एक होता है कि मैंने लिखवा दिया लेकिन आपने उत्कीर्ण कराया, मैंने परमिशन दे दी आपको। तो ये जितने 18 अभिलेख हैं ये कुमारगुप्त के हैं। तीसरी कुमारगुप्त की विशेषता ये थी कि पहला गुप्त शासक है कि जिसके बंगाल में अभिलेख मिले हैं। इसी क्यों इंपॉर्टेंस है? इसलिए कि उस काल के बंगाल की बहुत सारी जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलती है, जो इससे पहले के हमें नहीं मिलती थी। ये बैकग्राउंड जो है ये बेसिकली, ऐसे बंगाल को भी आप यूँ समझ लीजिए, हम आज का बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्री पार्टीशन की बात कर रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये क्षेत्र इस वक्त बांग्लादेश में आता है। भूल नहीं आएगी, अरे यार इसको तो तरस रहे हैं। मैं तो अभी मेरी पेशी है कि मेरे प्रोग्राम था उसमें मैं वो कह रहा हूँ कि इसी हवा में चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है एक और है जो उसको भी आप लिख लीजिए, कुंडवर्धन दामोदर। कुंडवर्धन दामोदर, ये सब बांग्लादेश का दिनाजपुर जो बांग्लादेश का दिनाजपुर है, वहाँ पे 2 अभिलेख मिले हैं, वहाँ के 2 भी। अच्छा, उसमें आप ये भी देखिए कि जो बंगाल से अभिलेख मिले, ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों से मिले, यानी जो इस वक्त इंडिया में बंगाल है वो, और जो बांग्लादेश है वो। इसी चीज़ में इसमें पता चलती है कि उसका जो शासन था या उसका जो अधिपत्य था वो वहाँ तक स्थापित हो चुका था। कुमारगुप्त की जो मुद्राएं हैं, सिक्के, मैंने बताया था कि गुप्ताओं के सिक्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसमें। एक परंपरा ये शासकों की हमेशा रही है कि जब भी नया शासक बनता है तो वो अपने सिक्के
चलाता है। अपने नाम का सिक्का, ये मुहावरा है हिंदी का कि अपने नाम का सिक्का चल रहा है, उसके नाम का सिक्का चल रहा है। किसी भी कोई भी बादशाह किसी दूसरे बादशाह के नाम का सिक्का नहीं चलाता। लेकिन आपको मैंने उदाहरण दिया था, किसका दिया था याद करिए, लक्ष्मी का दिया था मैंने आपको। हाँ, वो ये रेयर केसेस होते हैं ऐसे, ये चुप करते हैं। इसमें जो उसके वो है वो सिक्के, उसमें गरुड़ उसका उत्कीर्ण है। उसके अलावा अश्वमेघा प्रकार, अश्वमेघा प्रकार का सिक्का वही चलाता था जिसने अश्वमेध किया। अगर उसके किसी का सिक्का पाया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने अश्वमेध किया था। एक गजरोही, छत्र प्रकार, छत्र समझते हैं ना, शाही छत्र, रॉयल अम्ब्रेला, वो केवल सम्राट ही यूज कर सकता है, कोई दूसरा। अगर कोई गवर्नर यूज करने लगे तो इसका मतलब ये कि उसने विद्रोह कर दिया। अश्वरोही, धनुर्धर, गरुड़, गजरोही, छत्र, अश्वरोही, अश्वमेध, अश्वमेध, दिनाजपुर, ये बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट, बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर। उसके आसपास बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ उसने सौरभ गांगुली ने सेंचुरी मारी थी। अश्वरोही, धनुर्धारी प्रकार के, कार्तिकीय प्रकार के, इसके सोने और चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त व्याघ्रता, और इसके सोने, चांदी, तांबे तीनों के सिक्के प्राप्त हुए। गुप्ताओं को एक और इंपॉर्टेंस हासिल है कि एंशियंट पीरियड में सबसे अच्छी क्वालिटी के सिक्के गुप्ताओं के ही नहीं चलाए गए, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्टैंडर्ड के एतबार से। कुछ उसके जो सिक्के होते थे जनरली, जैसे एक तरफ अश्वरोही है तो दूसरी तरफ उसकी उपाधियां लिखी होती थी। वो उपाधियां भी आप लिख लीजिए, जो उपाधियां उसके सिक्कों पर पाई गई हैं, मुद्राओं पर उसकी कौन कौन सी है। महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय, महेंद्र कल, महेंद्र कल, अजीत महेंद्र, आपको मालूम है कि ये उपाधियां और ये टाइटल एंशिएंट से लेके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड तब तक चले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, उस सेक्शन के तहत फिर ये उपाधियां और सब चीज समाप्त किए गए थे। कौन से? हाँ, जो भी आर्टिकल है, हाँ, उसमें बड़ी प्राचीन परंपरा है जो चली आ रही है। अजीत महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, महेंद्र द्वितीय, ये इसकी उपाधियां हैं जो इसके लिए यूज की गई हैं।
एक जगह एक सिक्के में पाया गया है जो संख्या में नहीं मिला था, 1 या 2 सिक्के में मिला है, उस पर लिखा है अश्वमेध, उस पर उसके लिए लिखा है अश्वमेध महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र। इसका जो राज्य था, किसकी बात हो रही है? कुमारगुप्त की। वो पश्चिमी भारत, मतलब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश की मालवा और कामरूप, कामरूप कौन कहलाता है? बताओ ना, मैं सब लिखा हुआ है। कौन सा? यस, कामरूप असम। कामरूप असम तक इसका राज्य फैला हुआ था। इधर ही आएगा इसका असम, नहीं तो आएगा बंगाल और असम, ये इसका राज्य फैला हुआ था असम तक। कुछ इतिहासकार इसको कुमारगुप्त फर्स्ट को चंद्रगुप्त सेकंड के साथ रखते हैं। यानी जब वो बात करते हैं कि गुप्त सम्राट का महत्वपूर्ण सम्राट कौन कौन से थे, तो उसमें समुद्रगुप्त के अलावा फिर 2 ही आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। हालांकि स्कंदगुप्त है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ और है इनके बारे में, कि जितने गुप्त सम्राट थे ऑलमोस्ट सभी, उनके काल की कोई ना कोई विशेषता अपनी अलग है। उनमें से ये जितने हैं अपने में बड़े योग्य शासक रहे हैं। और आप देखेंगे बाद में जब पतन हो जाता है तो उस पतन का एक महत्वपूर्ण कारण शासकों की योग्यता बनती है। जैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक सब योग्य थे, अच्छे बुरे जैसे भी, लेकिन योग्य शासक थे। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ तक सब योग्य। उसके बाद जैसे ही योग्य पैदा होना शुरू हुए बेटे पुत्र, शासन जो है उनका समाप्त हो। तो ये सब बड़े योग्य थे, इन सब में कुछ ना कुछ अपनी विशेषता रखते थे। ये इसके बाद अच्छा, ये प्रांतों को भुक्ति, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ये होता है कि प्रांत जो होते थे उनको चयन लिख दिए थोड़ा सा। ये किसे कहते थे? प्रांत। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और इसका जो गवर्नर था उसके लिए उपरिक महाराज, उपति नहीं लिखी, उपरिक महाराज का शब्द यूज किया गया इसके काल में, हमें मिलता है उपरिक महाराज, गवर्नर का। ये गवर्नर तो आज की शब्दावली है, हर पीरियड में शब्दावली चेंज होती रही है। ये तो क्या हुआ? ऐसे बन। उदयगिरी का अभिलेख बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, उदयगिरी का। हाँ, ये राजस्थान, ये गुहा अभिलेख है और जैन मत से संबंधित है, जैन मत से संबंधित है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसमें पार्श्वनाथ जो है उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। जी जी, यस, जैन उनके तीर्थंकर थे ना, तो जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनकी मूर्ति यहाँ पर है। वो अभिलेख उदयगिरी का अभिलेख है। पार्श्वनाथ की मूर्ति वहाँ पर उत्कीर्ण की गई है। और इस अभिलेख में उस मूर्ति की स्थापना का विवरण दिया गया है। ये जो उदयगिरी का अभिलेख है, ये गुहा अभिलेख है और इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का विवरण दिया गया है डिटेल से। अब इसी जगह लगा, इसके बाद आप आइए इसके अंदर 455 से 467 तक। ये जो भारत के इतिहास की बड़ी डायनेस्टीज हैं, मौर्यंस, गुप्त, उसके बाद फिर खिलजी और तुगलक, उसके बाद फिर आपके मुगल्स,
इन सबके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में आप लोग जरूर बहुत क्लियर जितने इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने देखा कि जो क्वेश्चन पूछेगा डायनेस्टीज के ऊपर उनमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वह उन्हीं के बारे में क्वेश्चन है सारे। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में आरंभ हुआ है। स्कंदगुप्त के काल में आरंभ हुआ है। स्कंदगुप्त के काल में हुआ। इसके काल में मैंने बताया था कुमारगुप्त के वो पुष्यमित्र जाति की संस्कृत। स्कंदगुप्त और उसका नाम है सुन लीजिए मैं जो वक्त कहने जा रहा हूँ सल्तनत पीरियड में गयासुद्दीन तुगलक इन दोनों को ये श्रेय है कि इन दोनों ने नॉर्थ वेस्ट के आक्रमणों से भारत की सुरक्षा की थी। इन्होंने हुन से की थी और उसने मंगोलों से की थी। गयासुद्दीन तुगलक के काल में जब शासक नहीं था उससे बनने से पहले मंगोल्स ऐसे ही आक्रमण कर रहे थे जैसे हुन करेंगे स्कंदगुप्त के काल में, और उसने उसकी रक्षा की थी। उसको उपाधि दी गई थी गाजी मलिक की इसके लिए। तो कहते हैं कि इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है में कि इन दोनों ने स्कंदगुप्त ने और किसने गयासुद्दीन तुगलक ने इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के आक्रमणों से भारत की सुरक्षा की थी। इसलिए इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। तो स्कंदगुप्त के काल में जो मेन आक्रमण हुए इसके काल में जो जूनागढ़ अभिलेख है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक के शासकों के नाम के साथ साथ नाम और उनके विभिन्न अफसरों के अधिकारियों के नाम इसमें मिलते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से जूनागढ़ के अभिलेख की बहुत महत्वता। ये लफ्ज याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इन शासन की व्यवस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के लिए जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें केवल शासकों के नाम ही नहीं मिलते बल्कि उनके अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। इसके अलावा इसका इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख, स्कंदगुप्त की बात हो रही है। ये इंदौर जो है ना इसके बारे में नहीं है कि इंदौर वो वाला है। कहते हैं कि जो ये अपनी यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बुलंदशहर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का कोई स्थान नहीं है इंदौर जिसको जो ताम्रपत्र इसका प्रसिद्ध है। यानी ये इंदौर का ताम्रपत्र कहते हैं कि वो उस इंदौर से ही ये संबंध है इसका बुलंदशहर अपने डिस्ट्रिक्ट है यूपी में उससे संबंधित है। इसके अलावा यूपी में भित्री स्तंभ है इसका, ये गाजीपुर है ना गाजीपुर। इसीलिए असल में जो इसको बुलंदशहर कहा गया है उसके बहुत सारे रीजन हैं जिसके बिना पर उसको माना गया है कि ये वो बल्कि बुलंदशहर के पास का है। उसके अलावा गोरखपुर के पास कहोम ये गोरखपुर जो जूनागढ़ का है इसमें चीज और लिखी है। इस अभिलेख में गुणों के लिए मलिच का शब्द यूज किया गया है। किसका? मलिच के शब्द। अच्छा भी देखिए मलिच भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो है शब्द है। भारत में हर बाहर से आने वाले के लिए किसी न में कभी ना कभी मलिच का शब्द प्रयोग किया गया है। जब तुर्क आक्रमण हुआ था बल्कि तुर्क से बल्कि मराठा आक्रमण हुआ था तो उनके लिए भी मलिच का शब्द प्रयोग किया था। हुन के लिए भी मलिच का शब्द प्रयोग किया गया है। बाहर से नॉर्थ वेस्ट के आक्रमणों के लिए जो आक्रमणकारी थे उनके लिए क्या शब्द यूज किए गए? यानी मलिच के शब्द यूज किया। ये जूनागढ़ अभिलेख में है मलिच के शब्द। क्या चीज मीनिंग मतलब हम मलिच की मीनिंग आप बताइए हिंदी में क्या होती है सर? कुछ लोग कहते हैं मैं होता है अशुद्ध, नापाक। उसका भी इतिहास में क्यों कहते हैं
देखिए जो भारत का सिस्टम था, जो अब तक ये रहा, उसमें जाहिर है कि हमें अपनी कास्ट सुपीरियर थी, और उसके बाद अपने पास वाली का, फिर जो जाहिर है बाहर से आ रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल ही अछूत है, वो बिल्कुल ही अछूत है हमारे लिए। उसका भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इस अभिलेख में, जो जूनागढ़ का अभिलेख है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है। इसके बारे में इतनी जानकारी है, पूरी डिटेल इसकी लिस्ट की मौजूद है जिसके बारे में, इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिएगा, या अगर पूरा जूनागढ़ के डिस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्ड मौजूद है उसको याद करें तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसके अलावा एमपी में, एमपी का भी है सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख एमपी। इन अभिलेख की इंपॉर्टेंस ये है कि जो चीज़ किसी रचना में, साहित्य में मौजूद नहीं है, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो या सेकुलर साहित्य हो, वो हमें सब कुछ इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। अगर इन अभिलेखों को माइनस कर दीजिए तो आप अपनी हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट खो देंगे, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। इलाहाबाद का गढ़वा शिलालेख, गढ़वा शिलालेख, शिलालेख, ये परंपरा कहाँ से आई? शिलालेख की नहीं, अशोक अशोक ने कहाँ से ली थी? हाँ भूल गए ना, पलट के देखिएगा वो बताइएगा। ये मैं बता चुका हूँ, मैंने पता नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन मैंने डिस्कस किया था। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे भित्री का जो अभिलेख है उसमें आइए, हुणों के युद्ध का विवरण है, और इसमें जो पुष्यमित्र जाति जिसने उसके लास्ट काल में किया था उसका युद्ध का भी मिलता है इसमें, और कहते हैं कि उस जाति के लिए जो मेन उस भेजा गया था वो स्कंदगुप्त गया था, और स्कंदगुप्त ने उसमें कमांडर का रोल प्ले किया था। इस अभिलेख में दोनों युद्धों का वर्णन है, किसका? हुण का भी, और जो पुष्यमित्र जाति है उसको जी गाजीपुर में, हाँ गाजीपुर में ये मैंने लिखा था, अभी बताया भी था, और ये तो हर बात हो ही गई। इसका सबसे पहले जो उन्होंने आक्रमण किया है वो स्कंदगुप्त के काल में ही किया है। ये आप लिख सकते हैं विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की ये उपाधि उसने हुणों से युद्ध करने के कारण पर, विजय करने के कारण उसे उपाधि, ठीक इसी तरह से मैंने बताया था कि जैसे तुगलक ने मंगोलों से विजय प्राप्त करने पर उसको मलिक गाजी की उपाधि मिली, ये उसको मलिक गाजी की मिली थी मंगोलों से आक्रमण करने में, और इसको विक्रमादित्य की उपाधि इसने। इसके अतिरिक्त इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण ये है, उसमें नागाओं को भी इसने पराजित किया था। इसकी विजयों में आप याद रख सकते हैं। अब इस काल में हमें एक और चीज मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम प्रांतों को क्या कहते हैं? भुक्ति। यहाँ उसके लिए एक शब्द और भी हमें मिलता है, लिए प्रांतों को क्या चीज नहीं, केश और अग्नि। लेकिन अधिकतर कहते हैं कि अग्नि और जो विष है ये जिले के लिए यूज होता था, डिस्ट्रिक्ट के लिए।
डिस्ट्रिक्ट के लिए विश या विषय बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए विश होता है। अवली का शब्द कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रांत के लिए इसी शब्द को मानते हैं, जबकि देश जो है क्या मानते हैं पॉलिटी में पॉलिटी का अच्छा पॉलिटिकल साइंस बोला था। नहीं, देश तो एक शाब्दिक वर्ड है, मैं अपने देश में रहता हूँ, गंगा जी होती है, लेकिन पर्टिकुलर प्रांतों के लिए शब्द यूज किया जाना, ये स्कंदगुप्त के जो अभिलेख हैं उनमें अभिलेखों में देश के शब्द यूज किया गया, ये तीनों शब्द यूज किए गए। आप देखेंगे कि एंशियंट से लेके बल्कि इंडस वैली और आर्यन से आप देखेंगे, इंडस को निकाल दीजिए, आर्यन से बहुत सारी शब्दावली ऐसी चली आ रही है जो कहीं ना कहीं कभी कभी एक शब्द अलग चेंज होता है। देखिए ऐसा है, वर्ड्स के बारे में याद रखिएगा, लैंग्वेज के बारे में, एक शब्द आज किसी मीनिंग में यूज हो रहा है, कल किसी दूसरे मीनिंग में यूज हो रहा है ना। और आज के दौर में तो मीडिया ने, जैसे आपने बहुत शब्द सुना होगा कि जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी, सुना है ना, जिम्मेवारी कोई शब्द नहीं होता, जिम्मेदारी शब्द होता है, लेकिन मीडिया ने उसको जिम्मेवारी करके किताबों में उसमें से जिम्मेवारी इस्तेमाल कर नहीं होती। तो ये लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, इसीलिए आपको ये डिफरेंस मिलता है शब्दों का, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी बनती है, हर काल की अपनी टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? कालावधि कहते हैं, बुरी बात हिंदी में, यानी एक पर्टिकुलर टर्म होती है, जैसे साइंटिफिक टर्म होती है, जैसे हर पेड़ का साइंटिफिक नेम है, टर्म होती है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हर भाषा की अलग होती है और समय के साथ साथ ये परिवर्तित होती है, इसको ये भी याद रखिएगा। आपने ये शब्द को मैंने इससे पहले भी शायद एक बार बताया था, स्कंदगुप्त के काल में गुप्ता क्या होगा, गवर्नर के लिए शब्द यूज किया जा रहा है। अब किसी गवर्नर के लिए शब्द यूज किया जा रहा है गुप्ता। ये भी विष्णु मत का मानने वाला था, विष्णुआइट था, विष्णु मत का मानने वाला, और इसकी जो पदवी और उपाधि जो थी परम भागवत। एक क्वेश्चन ऐसे भी देखा था मैंने एक बार कि जिसमें जैसे गोप्ती, उपारे, जितने शब्द है विश्व, इस तरह के शब्द दिए गए थे और इनका मैच किया गया था, हाँ मैच किया करना होता है। इसीलिए इनको थोड़ा सा अपनी बुद्धि में बिठाना पड़ता है कि क्या क्या ये शब्दावली चेंज हो रही है। इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बौद्ध धर्म इसने स्वीकार कर लिया था, ये बौद्ध था बाई रिलीजन, वो सब शिव विष्णु मत के मानने वाले थे, ये कौन था? बौद्ध था। जी 469। एक बौद्ध धर्म का वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है वसुबंधु, बहुत बड़े बौद्ध आचार्य थे, बौद्ध धर्म में कंटिन्यूशन है, ये उनका समकालीन था और इतिहासकार मानते हैं कि उनके प्रभाव से ही ये क्या बौद्ध धर्म स्वीकार कर, बौद्ध धर्म से स्वीकार कर दिया। स्कंदगुप्त के बाद कोई पुरुगुप्त हुआ, पुरुगुप्त के बाद कहते हैं कि कुमारगुप्त सेकंड हुआ, कुमारगुप्त सेकंड। और ये कैसे पता चला हमें इसमें और कि सारनाथ के जो लेख हैं, सारनाथ मंदिर के लेख, उससे पता चलता है कि कुमारगुप्त जो था वो गद्दी पर बैठा था और ये भी
बुद्ध धर्म से स्वीकार कर लिया था। कुमार गुप्त सेकेंड है क्या चीज? सारनाथ। सारनाथ भूल गए? सारनाथ और तिब्बत और लामा, ये पूरा इसके ऊपर लिखा है, डिस्कस किया है। सारनाथ, तिब्बत, दलाई लामा, ये सब पढ़ा है। सारनाथ का स्तूपा, सांची, थोड़ा सा याद रखने की भी कोशिश किया करो, पुरानी चीजें पढ़ेंगे। मैं भूल जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, मुझे कहा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें याद रहनी चाहिए। ये तुम्हें याद है, ये हमने बहुत डिटेल से इनको मैंने बताया था, तुम पढ़ा इसको। अगर आप तो अपनी कॉपी पलट के देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये। असल में इसीलिए पिछले पढ़े हुए का टेस्ट शुरू होना चाहिए ताकि याद रहना बहुत बात। तो अभिषेक का प्रश्न ही क्या है इसमें? बल्कि ऑपरेशन कर रहा है इसमें। देखो ऐसा है, मैंने इस पर पूरा तुम्हें एक दिन बताई थी जब बात हुई थी डिस्कस की, इन प्लेसेस के नाम के ऊपर, इनकी कंट्रोवर्सीज के नाम के ऊपर, और इन चीज़ों को खासतौर से सारनाथ और इस सब के ऊपर डिस्कस किया। दो बातें जहन में हमेशा रखो, इतिहास में विवाद तुम्हें हर चीज़ में मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें विवाद नहीं हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल लोग हैं, जो वाइडली डेवलप, वो मान लीजिए आप उसको, वो आप उसको मान लीजिए। बहुत सीधी सा आंसर है, वरना तो हर चीज़ में फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि इसका तो इस किताब में ये लिखा था, इस किताब में ये लिखा था। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना, शायद ही कोई एक आध चीज़ ऐसी मिले जिसके बारे में दो ओपिनियन आपको मिले। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि देखिए, किसी भी घटना का जब टाइम गुजर जाता है तो उसमें भी लोग अपनी मर्जी से चीज़ें मिलाने लगते हैं। फिर एक ही चीज़ को देखते सबकी ओपिनियन है, आपकी राय मेरे बारे में अलग होगी, इनकी ओपिनियन अलग होगी, इनकी अलग होगी। 500 साल बाद वाला परेशान है कि किसको क्या ओपिनियन दे। मैंने कहा नहीं, ये वही इंदौर है जो एमपी में होता है, आपने कहा नहीं इंदौर वो है जो शहर के पास एक जगह है। तो क्या है, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, उसे आप लिख लीजिए। वरना अगर इन सबको अलग अलग करने लगे तो बहुत डिटेल पड़ेगी। और आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चीज़ और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जनरली जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है आंसर वही आता है, जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है। हाँ, वो नहीं आते हैं, वरना तो हर बार पंगा होता रहेगा। इसके बाद जो बैठा वो अब ये छोटे छोटे शासक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त जो है वो कहते हैं कि रहा तो 477 से 500 तक उसकी है। कहते हैं कि नालंदा को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता इसी ने दी थी, और नालंदा इसी के काल में जो है वो विकसित हुआ था। ये हमें किसने इसकी जानकारी देता है? ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग ये जानकारी देता है कि बुद्धगुप्त ने नालंदा को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता दी और उसके विकास में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बुद्धगुप्त का रहा। अब ये वैन्यगुप्त, ये शिव मत का मानने वाला था, शिव मत का अनुयायी था। कहते हैं कि ये वैन्यगुप्त, ये एक नाम अभी इसके बारे में और भी बता दूंगा आपको मैं, तोरमण या तोरमार, ये वो था आक्रमणकारी, इसने आक्रमण किया था और इसके आक्रमण में ये वैन्यगुप्त मारा गया था। तोरमण के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल जानकारी दूंगा, तो इस पर कई क्वेश्चन आते हैं जी। वैन्यगुप्त ये शिव मत का मानने वाला था। देखा नहीं, कुछ लोग इसमें कुछ वैष्णव थे, कुछ शिव थे।
इसके मारे जाने के बाद जो है पूर्वी जो मालवा था उस पर गुणों का अधिकार हो गया था। इसके बाद भानुगुप्त बैठा। भानुगुप्त कहते हैं कि ये भी एक युद्ध में मारा गया था और इसकी पत्नी जो है वो सती हुई थी। ये क्वेश्चन आया एक बार कि इनमें से किस की पत्नी ने सती की प्रथा को तैयार किया था, तो वो इसकी पत्नी थी भानुगुप्त, ये सती हुई थी। इसमें ये सती का एकमात्र साक्ष्य है, अभिलेखों में सती का एकमात्र साक्ष्य ये सती है। इसके बाद नरसिंहगुप्त बाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। नरसिंहगुप्त इसके बाद कुमारगुप्त थर्ड। ये क्रोनोलॉजी चाहे याद रखें मैं याद रखें कोई बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आ जाए तो ध्यान में रखिएगा लास्ट के रूलर्स का। कुमारगुप्त थर्ड बैठा। ये छोटे छोटे पीरियड थे, इनके पीरियड में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। इनमें ऐसा पीरियड भी है जिसमें दिखाते हैं कई बार आदमी दोनों पैरेलल थे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इनके पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जरूरत नहीं है। जो मेन रूलर्स हैं उनकी तो पीरियड भी याद रखिए, और ये बाद के रूलर्स हैं इनकी केवल क्रोनोलॉजी याद रखिए, इनका पीरियड क्या है। कुमारगुप्त थर्ड, उसके बाद विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के बाद जो है ये चंद्रादित्य, उसका पूरा नाम था विष्णुगुप्त चंद्रादित्य। ये अंत के शासक थे सारे। अब तो थोड़ी सी गुण के बारे में जानकारी जो इंपॉर्टेंट है। जो गुण राजा जिसकी भी हमने अभी बात की, तोड़मार, गुण के बारे में क्वेश्चन हर हाल में आता है, कहीं ना कहीं से पूछते हैं इसके बारे में। यार इसमें पूरी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको लिखाऊंगा बहुत टाइम उसमें। इसमें आप थोड़ा सा बस ये कर लीजिए, ये शही जौबर, ये शब्द याद करिए। क्वेश्चन ऐसे में देखा था मैंने इसे, ये जो तोड़मार जो गुण आक्रमणकारी था जिसके वो मारा गया था, उसके सिल्वर कॉइन्स के ऊपर ये उत्कीर्ण है। शही जौबल, ये बाहर भाव, शही जौबल। जौबल बा, जा के बाद ऊ है ये जौबल, जौबल। इसके दो अभिलेख भी हैं। इसके दो अभिलेख हैं। एरन का बड़ा अभिलेख दूसरा, ये दूसरा जो है प्रतिमाओं का अभिलेख है। अभिलेख जो प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिमाओं के ऊपर जो उत्कीर्ण होता है वो भी अभिलेख ही है। जैसे मैंने अभी बताया था कि उसके जैन मूर्ति के और उसके ऊपर जो उत्कीर्ण था वो भी अभिलेख थे। ये एरन का अभिलेख जो है ये तोड़मार का अभिलेख है, तो प्रसिद्ध है, और इसके
सिक्कों पर मैंने बताया श्री जौबर आदिवारा अंकित है। है कहाँ पे? ये इनका जो ये है क्षेत्र था वो बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट का ऊपर का क्षेत्र था राजस्थान, और यही जो मौजूदा अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के जो पार्ट है वहाँ वहाँ पे। तोड़मल के बाद जो बेटा था उसका बेटा मिहिरकुल बना था, इसको भी याद रखिएगा, मिहिरकुल। देखिए ऐसा नहीं है कि हुण के आक्रमणों ने एक बार किया और पराजित हो गए, बात खत्म हो गई, नहीं। आक्रमण की सीरीज है जो होती रही है, और सबसे ज्यादा आक्रमण वही स्कंदगुप्त के बाद काल में हुई, लेकिन उसके बाद भी इनका आक्रमण जो है वो चलता रहा है। इसी बात तोड़मल जो है उसके बाद मिहिरकुल सीधी सी बात है, वो अपने राज्य का एक्सपेंशन चाहते थे, उनके राज्य का एक्सपेंशन के लिए उनको ये जगह दिखाई देती थी, लेकिन उस वक्त भारत में मैंने कहा ना स्कंदगुप्त ने उसको स्वीकार किया। भाई कहते हैं कि अगर इल्तुतमिश नहीं होता और चंगेज कहीं यहाँ आ गया होता, पूरा इतिहास ही उसने उलट किया होता। उसने जितने ये वेस्ट एशिया के मुस्लिम कंट्रीज थे इनकी उसने ईंट से ईंट बजा दी, लाखों लोगों को उसने लाइन से बना के कत्ल किए गए, मंगोलों ने किए, लेकिन चंगेज से उसको सुरक्षित रखा इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धि की वजह से उसे बहुत प्यार से उसको लौटा दिया। भाई अगर आप लोग पढ़ेंगे चंगेज को, वरना चंगेज अगर क्रूर और योग्य शासक जो था उसने जहां कदम रखा उसने उसको बर्बाद कर दिया। तो ये लोग जो थे, ये हुण जो थे, ये भी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट से एक्सपेंड अपना करना चाहते थे, और उनको यहाँ पे ये भारत का सौभाग्य के गुप्त जैसे ताकतवर सम्राट भी है। अगर यहाँ कमजोर सम्राट होते तो वो जो है वो उसके सैलाब में बह जाता। देखिए दुनिया के विश्व के इतिहास में 2-4 ऐसी कौमें हैं कि जिन्होंने इस तरह से आक्रमण किए, उसमें मंगोल, हुण, उसके अलावा एक यूरोप के अंदर भी जो बाद में पढ़ेंगे यूरोपियन हिस्ट्री में जो उन्होंने भी वो जहाँ गए आक्रमण क्या किया, उन्होंने विनाश करते चले गए। हुण भी उसी सीरीज के थे, लेकिन भारत को उसमें गुप्तों ने सुरक्षित रख लिया था। कुषाण भी थे, कुषाणों का अलग योगदान है। उस वक्त इंडो ग्रीक और यमन आक्रमण कर रहे थे। मैंने आपको पहले एक बार एक चीज बताई थी कि जो नॉर्थ वेस्ट की साइड है ये भी, और उस वक्त कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं हुआ करता था, मेरा देश यही है, जहाँ मैं कब्जा कर लूँ वो मेरा देश है। बहुत सीधा सा कानून था इंटरनेशनल में था, जिसकी लाठी में भैंस, सॉरी जिसकी लाठी में दम था उसी की भैंस होती थी। ये इंटरनेशनल लॉ था। ये इसी कारण हम देखते हैं कि सब अपने एक्सपेंशन में। बाबर वहाँ जब उसके चचाओ भाइयों ने निकाल दिया तब वो उधर आया एक्सपेंशन के लिए, वरना वो नहीं आता यहाँ पर। तो उस वक्त पूरी दुनिया इसी उसूल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर चल रही है। ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है। मंजूश्री बोलकर ये हमें पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मंजूश्री बोलकर इस सोर्स के अनुसार आगे ऐतिहासिक स्रोत है, इसको पढ़ेंगे हम। कहते हैं कि इस जो मेहरकुल था उसको नरसिंहगुप्त ने बंदी बनाया था। ये हमें किसी और सोर्स में नहीं मिलता, लेकिन इस मंजूश्री के अनुसार हमें पता चलता है कि यानी गुप्तों में कहते हैं ना हाथी मरते के भी 1.25 लाख का होता है, वो मरते मरते भी कम होते थे, निकाले थी कि उन्होंने मेहरकुल को बंदी बनाया था। ये मेहरकुल जो था ये शिव मत का मानने वाला था, और इसके सिक्कों पर नंदी का चित्र और जैतु वृषभ अंकित था।
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मेहरकुल की। मेहरकुल कौन है? ओ यस, तोरामण के बाद उसका उत्तराधिकारी जयतु वर्षक, उसके सिक्कों पर लिखा होता था और नंदी का चंद्र होता था उसके। ये देखिए क्या है, कोई भी देश जब दूसरे देश में जाती है तो अपनी सभ्यता साथ लेकर आती है, फिर उसकी यहाँ की सभ्यता मिलती है, तो दोनों की सभ्यता का मिक्सचर होने के बाद जो है ना, वो क्या होता है, एक नई सभ्यता जन्म लेती है। आप पढ़ेंगे आपके टॉपिक में इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाता है। इंडो इस्लामिक कल्चर क्या है? एक भारत की अपनी सभ्यता थी और एक मुस्लिम सभ्यता लेकर आए। मुस्लिम भी कोई नहीं, मुस्लिम में अरब, तुर्क, अफगान कई मिक्सचर थे उनमें सेंट्रल, तो उन सब की और भारत के साथ मिलकर एक नई सभ्यता पैदा हुई, जिसमें आर्किटेक्चर में, पोइट्री में, साहित्य में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चीज इसमें कुछ चीजें हैं जो, जैसे सातवां का शब्द, अभी मैंने देखा था क्वेश्चन, सातवां व्यापारिक जो वो चलते थे ना, काफले जो चलते थे बिजनेस के, हाँ काफले, उनका जो लीडर था उसको सातवां कहा जाता था। कबीला नहीं, काफला। कबीला अलग चीज है, हाँ कबीला बिल्कुल अलग चीज है। काफले में तो डिफरेंट जाति, डिफरेंट मजहब, डिफरेंट धर्म सब हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। कबीला एक ही तो होता है। एक शब्द और है इसमें, इस काल का हमें यूज किया जाता है, पिष्टी या पिष्ट या पिष्टी के शब्द में कहते हैं। बेगार के लिए यूज किया जाता था। बेगार तो जानते हो ना, बेगार, बेगार क्या होती है? ये शब्द सबने सुना होगा, कायस्थ। क्या कायस्थ आज भी होते हैं? आज भी। ये कायस्थ सरकारी कर्मचारी को कहा जाता है। और मुगल पीरियड में ये कायस्थ जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, स्पेशली क्या कहते हैं उसको, लिखने, फॉर्म की पूरी करने के लिए उसमें कायस्थ का बड़ा नाम था। पर्शियन के बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे पर्शियन भाषा के। कायस्थ आज भी कायस्थ एक अलग पूरा एक जाति है कायस्थ की, लेकिन उस समय जाति नहीं थी कायस्थ, उस समय जाति नहीं थी। वो क्या थी? सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी जाति का हो, वो कायस्थ कहलाता था। बेकार का मतलब होता है, पुराने ज़माने में होती थी, मैं वो हूँ, प्रधान हूँ, आप मेरे खेत में मजदूरी करेंगे, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। बगैर मजदूरी के जो मेहनत की जाती थी वो बेकार कहलाती। बेकारी नहीं, बेकारी वो वाली नहीं कि मैं कुछ नहीं मिलता, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, ये बेकारी कहलाती थी। पुराने ज़माने में जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड, भूमि वगैरह, ये सब उस काल में ये बेकारी बहुत होती थी। ये शुद्ध और जो निचले तबके के लोग थे, इनसे बेकार ली जाती थी और इनको केवल इनकी दासों से ज़्यादा बदतर इनकी हालत होती थी। कुछ चीज़ें और हैं जो इसकी एक जैसे वास्तु जनरली वास करने वाली भूमि को कहते थे। वास करने वाली भूमि, वास्तु। इसी प्रकार से शिल्प, भूमि जहां पर वास किया जाए, जहां जाए। शिल्प जिसको जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके। भूमि मतलब मैं आप नहीं, जिस भूमि को जीता न जा सके, हाँ वो भूमि शिल्प कहलाती है।
अपराध, जंगल की भूमि। सिल जिसको जीता न जा सके, जीता या जोता ना जाता। जीता न जा सके। दो सूरतें हैं, कल्टीवेशन या जोतना वो एक अलग चीज है। जोतने वाली जमीन जो है जनरली जीती जा सकती थी, जो जोतने वाली जमीन नहीं है वो नहीं जीती जा सकती। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे से लाजमलूम। यानी जो जमीन अगर जीती नहीं जा सकती है इसका मतलब यह है कि वो जोती नहीं जाएगी, इसलिए कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में मेरी बात? यानी जो जमीन जोती जा सकती है वही जीती भी जा सकती है। जीती का मतलब यह है कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कोशिश करनी रहेगी। और जो जमीन जोती नहीं जा सकती, बंजर जमीन है, तो उसके लिए कोई संघर्ष, कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तो क्या हुआ ये एक्चुअली सिनोनियम से, पर्यायवाची है। जो जीती न जाए वो है क्या, जो जोती न जा सके, वो जोती न जा सके। इसीलिए कई बार इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन इसको बहुत क्लियर रखेंगे कि जो जमीन जोती जा सकती है उसी के लिए संघर्ष होता था, उसी के लिए संघर्ष होता था। बंजर जमीन के लिए संघर्ष नहीं होता था, कोई संघर्ष उस समय बंजर जमीन के लिए, ये नॉट कल्टिवेटेड जो जमीन है उसके लिए नहीं होता था। तो दोनों का मतलब एक ही है। यानी इसको आप चाहे यूं कहें कि जीती नहीं जा सके, चाहे जैसे अभी उन्होंने जोती नहीं जा सके, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। क्योंकि जो जमीन जोती नहीं जाएगी उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा। क्या है अपराध, क्या है अपराध? जंगल की भूमि, जंगल की भूमि। इसके अलावा सीरीन, सीरीन ये कहते थे उस कृषक को जो बटाई पर खेती करता था, बटाई पर खेती करने वाला। ऐसी अग्रहार, तुम बताओ, तुम्हें लिखा हुआ होगा तुम्हारे पास, क्या होता है अग्रहार? अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। इसमें एक चीज यहाँ ये याद रखिएगा, ये ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी। हाँ, ये सबसे पहले फर्स्ट ईस्वी में, पहली शताब्दी ईस्वी में आरंभ हुआ है, और स्पेशली सतवाहना काल में जो है इसका आरंभ हुआ है, ब्राह्मणों को दान में भूमि देने का, मुस्लिम दान में भूमि देने का। पहली शताब्दी ईस्वी का है। ऐसी एक शब्द आपको इसमें मिलेगा, मेल भाव। वैसे दोनों अंग्रेजी की शब्द मेल आश्रित पे होता है। यस, तो मंदिरों को जो गांव या बड़ी दी जाती थी, उससे जो उनकी इनकम होती थी मंदिरों की, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। एक शब्द है ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन। इसी से एक शब्द और, यानी वो जमीन क्या कहलाती थी, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती थी, ब्रह्मदेव। ऐसी देवदान भी यूज किया जाता था, देवदान, देवदान ये भी क्या था, ब्राह्मणों को भूमि देने का। देखिए ये सारे शब्द क्या है, देव से संबंधित है, यानी भगवान से संबंधित है, आसमानी।
यही काम बादशाहों ने किया अपने लिए, अपनी सुपरमेसी को सिद्ध करने के लिए। क्या होता था कि हम किसी इसकी वजह से नहीं है, ऊपर वाले ने हमारे लिए सब चीज़ें रखी हैं। तो ब्राह्मण और बादशाहों ने, नवाबों और राजाओं ने हमेशा अपने लिए जो वो बनाई बैसाखी लकड़ी, वो क्या बनाई, आसमानी बनाई। इसीलिए वो सारे शब्द इसी तरह से यूज किए जाते हैं, ब्रह्म और देव। ऐसी परिहार ये जो देवदान भूमि होती थी उसको टैक्स से फ्री करने के लिए भी ये शब्द यूज होता था, परिहार। याद रखिए उस काल में जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जमीन है, भूमि है, खेती सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी हमारी जीविका उसी से जुड़ी हुई है और उसके लिए ही सारा संघर्ष चल रहा है। तो ब्राह्मणों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त होना आरंभ हो गई थी। ऐसी शब्द वार्ता, ये शब्द यूज किया जाता था कृषि के लिए। वार्ता कृषि के लिए। बल्कि इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में ये भी रखिएगा, केवल कृषि के लिए नहीं होता था, पशुपालन, वाणिज्य, तीनों के लिए संयुक्त रूप से भी यूज होता था। कई बार ये केवल कृषि के लिए मिलता है, लेकिन हमने दूसरी पुस्तक में देखा है तो उसमें सोर्सेज में पता चला कि ये तीनों के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता था। लेकिन कृषि क्यों था? इसलिए कृषि डोमिनेट करता था। मेरी शर्ट पूरी सफेद है, उसमें कहीं काला सा कुछ है तो वो कहेंगे मैं सफेद शर्ट पहने हुए थे, जबकि उसमें काला रंग भी शामिल है, जो कि कृषि डोमिनेट करती थी। क्या इसलिए कृषि कह दिया गया, वरना ये तीनों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। एक शब्द इसमें आप लिखिए, देवकुल, थोड़ा सा इससे हटके, देवकुल। जो कुषाण शासक थे उन्होंने अपने जो शासक मर जाते थे उनकी जो मूर्ति स्थापित की जाती थी उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता था। और ये किसके प्रभाव से किया गया था? रोमन, यस, रोमन के इफेक्ट से ये चीज आरंभ हुई थी। क्या था? देवकुल। जो शासक, कुषाण शासक मर जाते थे तो मरने के बाद उनकी मूर्ति स्थापित करना, हम आज भी कर रहे हैं, काम करते हैं, वो मूर्ति स्थापित की जाती है। और ये रोमन के इफेक्ट से शुरू हुआ, इसलिए ये याद रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद दूसरे के इम्पैक्ट पर हम लोग करते हैं। पद, ये नगर में निवास करने वाले जो थे उनकी समिति होती थी, पद। एक शब्द मिलता है बहुत, दीनार, अभिलेखों में। और ये दीनार शब्द ऐसा है जो आज भी यूज होता है और सेम मीनिंग में यूज होता है। गोल्ड कॉइन्स के लिए, सिक्कों के लिए अरब कंट्रीज में आज भी सोने का सिक्का दीनार ही कहलाता है, वो दीनार कहलाता है। ये तो आप सब पहले भी हमने चेस्ट और चेस्टर, ये सब श्रेणियां होती थी, उनके लिए यूज किया जाता था, डिफरेंट समिटीज। और लफ्ज इसमें लिखेंगे कुटुंबी। कुटुंबी, एक टाप है, उनकी मात्रा छोटी होगी, कुटुंबी। ये कहते हैं उसे, जो किसान अपनी जमीन का खुद मालिक होता था, जो किसान अपनी जमीन का खुद मालिक होता था, क्या कहेंगे उसमें, भूस्वामी कह लीजिए, ये स्वतंत्र किसान कह लो कहिए आपको, उसको ये कुटुंबी का शब्द प्रयोग किया जाता है। तोरामण के बारे में 2-3 पॉइंट और लिखिए। उसका राज्य जो था, अगर आप उसको देखेंगे, उसके बारे में हमने इसमें क्वेश्चन देखा था, इसलिए यानी राज्य, और कहते हैं कि सागर जो प्रदेश है एमपी का, सागर तक उसका राज्य अपने विस्तार के पीरियड में फैला हुआ था, उसका राज्य तोरामण का।
तोरामण इतिहास के कुछ स्रोत हैं, वो भी आप लिख दीजिए। तोरामण इतिहास के स्रोत हैं, उसमें ग्वालियर का शिलालेख, ग्वालियर का शिलालेख, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, उसके अलावा हमारा अपना वही ह्वेनसांग, और अभी जो मैंने आपको लिखवाई थी ये मंजूश्री मुक्कल, ये सब हमें, ये सोर्स किस चीज की है? तोरामण इतिहास। स्पेशली इनसे हमें जानकारी मिलती है जो संघर्ष हुणों के और गुप्ताओं के बीच में हुआ है और हुणों के राज्य के लिए जो स्थापित हुआ है, उसका एक्सपेंशन हुआ है, उसके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। जी ह्वेनसांग, इसमें ता भी आता है। मैंने अभी आपको मंजूश्री मुकल्प की एक चीज बताई थी, क्या बताया था? मंजूश्री मुकल्प में एक बताया था ना, बताइए क्या बताया था? यहाँ से एक चीज और, मेहरपुर को नरसिंह ने मंदिर बनाया था। इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी देखा 2 मरतबा रिपीट हुआ, एक कहीं के पीसीएस में था, दोनों में, किसी स्टेट के। देखिए यहाँ पे पर्याय प्रशस्ति की एक चीज और आप लिख लीजिए, तो पर्याय प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त के साथ, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त कहते हैं ना। इस पर्याय प्रशस्ति में एक यूज किया गया, समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया, ईश्वर का ईश्वर। और एग्जैक्टली ये मैंने जो है ना, जो जिल्ले इलाही शब्द यूज होता था, भगवान का प्रतिबिंब, भगवान की छाया, ये था। ये किसी भी सोर्स में हमें सबसे पहले इसी में मिलता है पर्याय प्रशस्ति। ये किस चीज से संबंधित है? राजा के दैवीय अधिकारों से, राजा के डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप जो है, यानी राजा इस जमीन पर आपकी मर्जी से नहीं बैठा है, भगवान ने बैठा है, बल्कि वो भगवान का प्रतिबिंब है, बल्कि स्वयं भगवान है। और ये परंपरा एंशियंट से लेकर, यहाँ से लेकर और मुगलों तक सेम चली रही है इसी तरह से। एक इसमें जो हम कल इसको देख पाएंगे, बहुत से जो इतिहास के ग्रंथ थे इसका क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें उसी पे आते हैं। इसमें इनकी जो एंशियंट पीरियड की जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने कह रहा था, और बहुत सारे शब्द आपको किताबों में मिलेंगे, हैं ऊपर लिखे। अब उनको तो जितना ज़्यादा याद कर लेंगे उतना बेहतर है, लेकिन स्पेशली ज़मीन से रिलेटेड, भू से रिलेटेड और सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वो शब्दावली कहते हैं उसे, टर्मिनोलॉजी में शब्द, मेरी हिंदी में इतनी कमजोर नहीं है, शब्दावली याद आ गया मुझे। शब्दावली जो है, जो गुप्ता पीरियड की शब्दावली सामाजिक और आर्थिक जमीन से रिलेटेड जो है, इसको पर जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं शब्दावली में। अब कल हम पढ़ेंगे बेसिकली इस काल की साइंटिफिक और साहित्यिक काल की घटनाएं, जो अच्छा खासी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे बताया ना कि ये तो अभी ले ये इनको बड़े क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर कहूँगा, इसमें आप रोमेला थापर और बाशम को पढ़िए, एंशिएंट, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। और उनमें एक चीज़ स्पेशलिटी एक और है, इसे बंद करते हैं, वो ऑथेंटिक